हाय गाई, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी लेक्चर नंबर 13 है, जो कि यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, एमपी टेट विभिन्न स्टेट एग्ज़ामों के लिए जो आपकी टीचिंग से रिलेटेड आते हैं, उन सभी के लिए आपकी क्लास बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की ईवीएस की क्लास में आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हमारी कोशिश रहेगी ऐसे फैक्ट लाने की जो आज की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का सबसे पहला पॉइंट है, कह रहा अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। क्या हो जाएगा आंसर? दामोदर नदी हो जाएगा। और पहला ही पॉइंट का है बेहद ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। अगला पॉइंट है आपका डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला पॉइंट है आपका डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ डॉक्टर नाथन ने मैक्सिकन बोनी प्रजाति के गेहूं को भारत में क्या किया था? विकसित किया था। कई बार इस तरह से भी पूछ लेता है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने कौन सी प्रजाति के गेहूं को भारत में विकसित किया था? तो मैक्सिकन बोनी प्रजाति के गेहूं को भारत में क्या किया था? विकसित किया था। इस वजह से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी ये क्वेश्चन तो आपका पूछता ही है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। ठीक, इसके बाद अगली हम बात करेंगे यूएनईपी की। ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में यहाँ से आपके सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूएनईपी आखिरकार है क्या। देखिए, यूएनईपी का फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय ये आपका नैरोबी कीनिया में है। कहाँ पे है? नैरोबी कीनिया या नैरोबी केन्या में है। ध्यान दीजिएगा, यूएनईपी का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका नैरोबी कीनिया में। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ये ग्लोबल 500 पुरस्कार क्या करता है? प्रदान करता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। किसके लिए दिया जाता है? तो पर्यावरण रक्षा और सुधार के क्षेत्र में ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस वजह से ये क्या हो जाता है? और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, जो कि है आपका साइट्स से। सबसे पहले देखिए साइट्स का, तो साइट्स का फुल फॉर्म होता है कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, 1972। ठीक है, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज 1972। देखा जाए तो ये एक साइट्स क्या था? एक प्रकार से समझौता था, एक एग्रीमेंट था। ये विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण क्या था? समझौता था। ठीक है, क्या था? विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता था। यह जीव तथा उनके अंगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। इंटरनेशनल मार्केट में होता क्या था कि ऐसे जीव, जिनके ऐसे जीवों के अंगों को क्या करती थी? सप्लाई की जाती थी। तो उससे रिलेटेड था ये साइट्स, जो कि उनके बचाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या था? एक प्रकार से समझौता था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है WWF। तो सबसे पहले देखिए WWF का मतलब क्या होता है? तो WWF का मतलब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष। WWF ये इम्पोर्टेंट है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष,
यदि स्थापना की बात करें तो इसकी विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई थी वर्ष 1962 में। कब की गई थी? तो आपकी बात, ये स्थापना की गई थी वर्ष 1962 में। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में WWF का या विश्व वन्यजीव कोष का क्या है? मुख्यालय है। ये इंपॉर्टेंट है। उसी से रिलेटेड हमने एक दिवस लिखा है। दिवस है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस की हम बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कई बार पूछा भी गया है, इस वजह से और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। बात हम चिपको आंदोलन की करें तो चिपको आंदोलन के जो मुख्य प्रणेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट। तो चिपको आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट को जाना जाता है। फिर इसके बाद पॉइंट आता है कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिले से। वर्ष 1973 में शुरू हुआ था। उद्देश्य क्या था? पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से क्या होती थी? ये लोग बचाते थे। ठीक। इसके बाद हमने अगला पॉइंट लिखा है कि सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध आंदोलन के भी क्या थे? जनक थे। ध्यान दीजिए कि टिहरी बांध आंदोलन के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को टिहरी बांध आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। बात करें हम एपिको आंदोलन की तो एपिको आंदोलन जिस तरह से चिपको आंदोलन उत्तर भारत में था, देखिए जिस तरह से चिपको आंदोलन था कि उत्तराखंड की महिलाएं पेड़ों से चिपककर पेड़ों की रक्षा करती थी, ठीक उसी प्रकार एपिको आंदोलन भी ठीक चिपको आंदोलन की तरह था। फर्क ये था कि चिपको आंदोलन उत्तर भारत में था तो एपिको आंदोलन कहाँ था? दक्षिण भारत में केंद्रित था। कहाँ केंद्रित था? एपिको आंदोलन दक्षिण भारत में केंद्रित था। प्रणेता एपिको आंदोलन के प्रणेता थे आपके श्री पांडुरंग हेगड़े। कौन थे? श्री पांडुरंग हेगड़े थे। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है। फिर अगला आपने पॉइंट लिखा पोषण चक्र, जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, क्या कहलाता है? फास्फोरस चक्र कहलाता है। वह पोषण चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्राप्त होता है फास्फोरस चक्र कहलाता है। ये आंसर हो जाएगा। अगला वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। ठीक है, कहने का मतलब कौन सा पोषण चक्र है जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है? तो वो है आपका कार्बन चक्र है। ये सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। अगला पॉइंट है आपका अगला, पारिस्थितिक तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिक तंत्र में अवयवों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ध्यान रखिए कि पारिस्थितिक तंत्र में अवयवों के चक्रण को क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। कई बार पूछा गया है। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों, आंधियों का आना पाया जाता है। तो सबसे जो प्रारंभिक मंडल होता है 0 से 20 किलोमीटर तक, वो होता है आपका क्षोभ मंडल। इम्पोर्टेंट है। क्षोभ मंडल में ही बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों और आंधियों का आना पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट। चलिए अगला पॉइंट है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो देखिए प्रकृति में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है सूर्य। आपका सूर्य से ही सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं? संचालित होती हैं। और जो हरी वनस्पतियां होती हैं, हरे जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? आपका सूर्य ही होता है। ठीक, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी घास के मैदान, ऑप्शन सी रेगिस्तान और ऑप्शन डी समुद्र। तो सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है आपका समुद्र। क्या होता है? सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र में आपका की गिनती किसकी होती है? समुद्र की होती है। या हम ये बात कहें कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र आपका क्या होता है? तो आपका समुद्र होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप में पाई जाती है। ऑप्शन ए मालाबार तट में, ऑप्शन बी सुंदरवन में, ऑप्शन सी कच्छ के रण में। तो देखिए भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप में पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी सुंदरवन में। चलिए
अगला पॉइंट है आपका, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। तो ऑप्शन ए बायोम, ऑप्शन बी बायोटोप, ऑप्शन सी इकोटोन, ऑप्शन डी सीयर। तो देखिए, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को आप क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। ध्यान रखना, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। अगला पॉइंट है, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है। तो देखिए, इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है, या कैडमियम की वजह से होता है, और कैडमियम का सूत्र होता है आपका CD। उम्मीद करते हैं हमारी ये क्लास, हमारा ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारी ये क्लास, हमारा ये सेशन यदि आपको पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक अपना कमेंट, उपयोगी कमेंट करना जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हमें ये महसूस हो सके कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जुड़े रहिए चैनल के साथ। आज यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।